हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपके सीटेट के टॉपिक नंबर 23 की। सीटेट के आज टॉपिक नंबर 23 के अंदर बात करेंगे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की, जिनका नाम है आपका सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के आज हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सिगमंड फ्राइड की आज की जो थ्योरी की हम बात करेंगे, ये आपके सीटेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी का आपके जो टेट के एग्जाम है या टीचिंग के एग्जाम है, वहां पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है। इनके बारे में जो जो चीज आपको पता होनी चाहिए, वो सब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और आज आपको बहुत मजा भी आने वाला है इनकी थ्योरी को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए इन थ्योरी को बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जल्दी से लाइव आजिए लाइव आजिए। उसके बाद मैं आपकी क्लास को शुरू कर देता हूं। उसके बाद जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी क्लास आपके एग्जाम तक चलने वाली है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, सीटेट का सिलेबस आपका बहुत ज्यादा सिलेबस है। आपके एग्जाम तक मैं आपकी क्लास चलाऊंगा और सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लास चलेगी। अगर आपको सारा कोर्स एक साथ चाहिए तो आप लोग मेरे जो नोट्स है इनको आप लोग मेरी साइट से ले सकते हो। इनके अंदर ये सारी चीज आपको मिल जाएगी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखी हुई है। इसके बाद आपको XYZ किसी तरीके की ना तो कोई बुक लेनी है, ना कोई प्रैक्टिस सेट लेना है, ना ही कोई कुछ भी तरीके का आपको कोई चीज नहीं लेनी। बस क्लास फॉलो करनी है, इन नोट से पढ़ना है, बस ये आपके लिए सफिशिएंट है अच्छे नंबर से आपको सीटेट का एग्जाम पास कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज आपके सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के बारे में। थोड़ा सा सिगमंड फ्राइड के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ताकि जिनका टेट का भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए HTET का भी एग्जाम है, दूसरे टेट का एग्जाम है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज आपकी सिगमंड फ्राइड की आपकी थ्योरी के बारे में। देखिए, बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, जिनका नाम है आपका सिगमंड फ्राइड का आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपके जैसे टेट के एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो वो दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, बट सीटेट के एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता। सीटेट के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, और टेट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको वीडियो के बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नाम से पता चल रहा है ना कि मन का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसी सिद्धांत के बारे में आज आपको पढ़ना है कि मन का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इस सिद्धांत के बारे में आज आपको पढ़ना है और बड़ा मजा आने वाला है आज की वीडियो को पढ़ने के बाद। आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज आप पढ़ लीजिए सिगमंड फ्राइड के बारे में। जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन करा और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, ध्यान देना, नोट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, और इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण कैसे किया जाता है ये इन्होंने बताया था। देखिए, जो सिगमंड फ्राइड थे तो वैसे तो मतलब ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जो मस्तिष्क के जो आपके डॉक्टर रहते हैं, तो वैसे बेसिकली आप पागलों के डॉक्टर थे। जैसे सबसे बड़ा जो पागलों का जो वो है हॉस्पिटल, वो आपका आगरा के अंदर है। बट वर्ल्ड के अंदर जो पागलों का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो आपका हॉस्पिटल है वो आपका पेरिस के अंदर है। तो वहां पर ये डॉक्टर थे जो आपके सिगमंड फ्राइड थे। ठीक है, तो न्यूरो के सबसे बड़े डॉक्टर थे। बट सीटेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, तो आपको जो जो आज जानकारी मिलेगी वो आपको सब माइंड से रिलेटेड आपको जानकारी मिलने वाली है। ठीक, तो देखते हैं और इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या बात कही थी। अब देखिए, जो इन्होंने जो मन से जुड़ी चीज बताई थी, तो इन्होंने हमें 3 तरीके के मन यानी 3 तरीके के माइंड बताए हैं। अब आप लोग बताना आप कौन से माइंड का कौन से मन का यूज करते हो, आप लोग खुद बताना मुझे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने माइंड बताए थे, 3 माइंड बताए थे, 3 मन बताए थे। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, अर्धचेतन मन और आपका अचेतन मन। अब इन 3 मन के अंदर क्या क्या बातें होती है उनको जानना जरूरी होता है। देखिए, जो आपका चेतन मन होता है यानी कॉन्शियस माइंड होता है, इसमें वो बातें होती है जो हमारे वर्तमान चीजों से परिप्रेक्ष्य से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी हमारे प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होती है। अगर जैसे अभी पूछे आप लोगों से अभी आप क्या काम कर रहे हो, तो अभी आप लोग बता दोगे अभी हम सचिन सर की वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, वीडियो में क्या देख रहे हो, आज हम सचिन सर से सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हो। तो अभी आपके जो प्रेजेंट में जो विचार चल रहे हैं वो किससे संबंधित है, वो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहे हैं। अभी आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आपके कौन से माइंड के अंदर चल रहा है, कॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा है। जो आपके वर्तमान यानी प्रेजेंट माइंड से संबंधित जो चीजें चलती है वो आपके कॉन्शियस माइंड से संबंधित रहती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अर्धचेतन मन। इसमें वो बातें होती है जो थोड़ा सा आपके माइंड में प्रेशर डालने पर वो चीजें आपको याद आ जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कल दोपहर को आपने खाने के अंदर क्या खाना खाया था, तो आप थोड़ा सा याद करोगे, दिमाग के ऊपर प्रेशर डालोगे। अच्छा, कल दोपहर को सर हमने ये चीज खाई थी। आपको तुरंत याद नहीं आएगी, बट थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर डालने के बाद वो चीज आपको याद आ जाएगी। जैसे जब एग्जाम हॉल में देखते जाते हैं तो कोई क्वेश्चन एकदम याद नहीं आता, थोड़ा सा सोचने के बाद एकदम याद आ जाता है, उसके बाद क्या कहता है, यस आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि अधचेतन आपका मन होता है। तीसरा होता है बड़ा महत्वपूर्ण आपका अनकॉन्शियस माइंड, जिसको सिगमंड फ्राइड ने बड़ा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, और मतलब एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वाक्य भी दिया है, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको। ये माना है आपका कि इसमें वो बातें होती है जिसमें ज्यादातर बातें आदमी भूल जाता है। ठीक है, वो होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें कितना भी आप याद कर लो आपको चीजें याद नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछली साल मान लो आप कहीं पर घूमने गए थे, या उससे पिछली साल कहीं पर घूमने गए थे, जिस होटल में आप रुके थे, जिस गाड़ी से आप गए थे, तो जिस होटल में आप रुके थे, जिस गाड़ी से आप गए थे, क्या उन आदमियों के चेहरे आपको अभी तक याद है?
आपको अभी तक याद नहीं होंगे, दुलदुले हो गए होंगे वो चेहरे, कितना भी याद कर लो आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जा चुके हैं, कितना भी याद करने पर वो आपको याद नहीं आएंगे। तो सिगमंड फ्राइड ने जो मन बताए है वो 3 तरीके के मन बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन और आपके अचेतन मन, ये 3 तरीके के मन बताए हैं, ठीक है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मन बताया आपका अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड बताया, ठीक है। एक सेकंड को देखो क्या है, ओटीपी नहीं आ रहा तो साथ में व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर दो, आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये बात बता दी। तो एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया है कि जो हमारे जो मन है ना, ये जो तीनों मन बताए हैं, तो ये बर्फ में तैरती हुई चट्टान के समान बताई है। इनका स्टेटमेंट बड़े टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पानी में तैरती हुई, पानी है ये, तो पानी में तैरती हुई चट्टान के समान बताई है, ठीक है। तो पानी में तैरती हुई चट्टान के समान किसको बताया? इन्होंने हमारे मन को बताया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बताया अचेतन मन को, जो 90% तक ऊपर दिखता हुआ है, ठीक है। 10% बताया आपके चेतन मन को, और जो दोनों के बीच में बताया वो बताया अचेतन मन को। सीटेट वालों के लिए कोई काम की चीज नहीं है, टेट वालों के लिए बात थी, ठीक है। तो 3 तरीके के मन बता दिया आपके किसने? आपके सिगमंड फ्राइड ने बता दिए। अब इसी के अनुसार जो हमारे जैसा हमारा मन होगा उसी हिसाब का हमारा व्यक्तित्व होगा, उसी हिसाब की हमारी पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। अब देखो किस हिसाब की हमारी पर्सनैलिटी होगी, वो उसके लिए हमारी 3 चीजें जानना जरूरी होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व बनता है। इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद फिर हम आगे एक एक चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। अब देखिए जो फ्राइड ने बताई थी, जो व्यक्तित्व के जो 3 टाइप्स बताए थे, उसमें जो पहली चीज होती है वो होती है आपकी इड। क्या होती है? वो होती है आपकी सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपकी इड होती है, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। इड के बारे में इन्होंने बताया था, जितनी भी हमारी डिजायर होती है, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होती है, नीड होती है, इच्छाएं होती है, उनकी फुलफिल कौन करता है? उनकी पूर्ति कौन करता है? उनकी पूर्ति करवाता है इड। और इड बेसिकली कौन होता है? इड होता है बुरा। इड का क्या कौन होता है? इड होता है बुरा। इड कहता है कि भाई तेरी जो भी इच्छा है, मतलब किससे कहता है? हमसे, आपसे, जितने भी आदमी होते हैं उनसे कहता है इड, भाई तेरी जो भी इच्छा है, जो भी आवश्यकता है, जो भी तेरी तुझको चाहिए, तू पूरा कर। ये ना तो नैतिकता को देखता, ना तो नैतिक मूल्य को देखता, और ना ही सामाजिकता को देखता। ये कहता है तेरे मन में जो भी इच्छा आ रही है, जो भी आवश्यकता आ रही है, तू उसको पूरा कर। ना तू सामाजिकता को देख, ना तू नैतिक मूल्य को देख, कुछ मत देख तू ए टू जेड। अगर तेरे मन में आ रही है कि तुझे कोई पैसों की जरूरत है और सामने किसी के पास में पैसे है, तो तू जाके उसका मर्डर कर दे और तू पैसे ले ले, ठीक है। तो अपनी इच्छा को पूरी कर। अगर तुझे यहाँ पर सेक्सुअल नीड, यहाँ पर तुझे जरूरत लग रही है, सामने कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई बच्ची भी हो, तो वहां जाके तू अपनी डिजायर को पूरी कर, और उसके बाद कुछ भी कर दे ए टू जेड, पर तू पहले अपनी नीड को पूरी कर और उसके बाद अपना कुछ भी कर। तो यहां पर जो आपका इड होता है ये आपका बुरा होता है। ये सिर्फ आपको ये कहेगा तू अपनी इच्छाओं की, अपनी डिजायर की अपनी पूर्ति कर, एक्स वाई जेड, तुझे और किसी को कुछ नहीं देखना, ना तुझे समाज को देखना, ना तुझे नैतिकता को देखना। तो इड हमेशा आपको उकसाएगा बुरा करने के लिए, ठीक है। इड क्या करेगा? हमेशा आपको बुरा करने के लिए उकसाएगा। जैसे मान लीजिए सीटेट का एग्जाम है, तो पता है आपको किसी ने आपको बता दिया कि भाई सीटेट का पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, और इतने पैसे में मिल रहा है, तो पता है इड क्या कहेगा? भाई पेपर ले ले, ठीक है, सीटेट का पेपर पास हो जाएगा तो पेपर ले ले। तो ईड क्या कहेगा? आपको उकसाएगा बुरा करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ईड हमेशा बुरा होता है। जितनी भी आपकी डिजायर होती है, भूख हो, प्यास हो, सेक्स हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए कौन कहता है? आपका ईड कहता है, ठीक। ये बात आप समझ गए। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर होता है वो होता है आपका ईगो होता है। ईगो वाला ईगो नहीं यार, इस लड़के के अंदर तो, इस लड़की के अंदर तो ईगो है, वो वाली ईगो नहीं। ईगो होता है जो आपकी जितनी भी डिजायर होती है, जो आवश्यकताएं होती है, इनकी संतुष्टि की प्लानिंग करता है, इनकी योजना बनाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहते हैं सीटेट का पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, और भाई इस पेपर को ले ले, तो ये क्या काम करेगा? प्लानिंग बनाने का काम करेगा। यार एक काम कर, पहले घर से पैसे तो चोरी करने पड़ेंगे ना, तो एक काम कर, पिताजी की चोरी से पैसे चोरी कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस भाई साहब से मिलना भी तो है, तो जो वहां पर जाकर जो कंप्यूटर से छेड़छाड़ करेगा, या कान में कुछ डिवाइस डालेगा, या फिर कुछ चिट विट देगा। तो यहाँ पर जो प्लानिंग करने का काम कौन करता है? ईगो करता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए किसी के पैसे चोरी करने हैं, या जैसे ये जो लोग मतलब सेक्स की जो डिजायर पूरी करनी होती है, किसी का रेप वगैरह करते हैं, तो कितनी प्लानिंग के थ्रू इस काम को करते हैं। तो इस जो प्लानिंग को जो करवाता है, उस प्लानिंग को करवाता है ईगो। ईड तो कहता है कि बुरे काम को कर, और करवाने की जो प्लानिंग करवाता है ईगो प्लानिंग करवाता है, ठीक है। तो प्लानिंग का निर्माण कौन करवाता है? ईगो करवाता है। और साथ में परिणामों की भी चिंता भी करवाता है कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई, जैसे मान लो सीटेट के अगर पता चल गई पुलिस को, तो डंडों से तोड़ तोड़ के फिर तेरा बुरा भी हाल कर देगी, ठीक है। तो ये करवाता है, प्लानिंग का आपका निर्माण करवाता है, और परिणामों की चिंता भी बताता है। उसके अलावा तीसरा बचता है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो होता है आपका अच्छा, ठीक है। जैसे इड बुरा होता है, सुपर ईगो होता है अच्छा। सुपर ईगो कहता है नहीं, ये वाला काम मत करो, गंदे काम मत करो, बुरा मत करो, चोरी मत करो। सुपर ईगो होता है आपका अच्छा। सुपर ईगो कहता है भाई पेपर चोरी मत करो, ठीक है, पेपर लीक मत करो, सचिन सर की डेली क्लास ले लो 8 बजे, इनके नोट्स पढ़ लो डेली, आराम से सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो सुपर ईगो आपको अच्छी बात बताएगा, चोरी करने की बात नहीं कहेगा। जो आपकी डिजायर होगी, जो आपकी आवश्यकता होगी, उनको अनैतिक तरीके से कभी करने की बात नहीं कहेगा। कौन? आपका सुपर ईगो। तो आपको ध्यान रखना है, सुपर ईगो कौन रहेगा? आपका अच्छा रहेगा। ये चोरी करना, झूठ बोलने की बात आपको कभी नहीं कहेगा। तो जब ये तीनों चीजों का आपका मिक्सचर रहता है, तो इनको मिलाकर ये आपका किसी एक आदमी
जिनका आपका व्यक्तित्व बनता है। और जो चीज जिस पर भारी बन जाती है तो समझ लो वही चीज उसका गुण निकल कर आता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए इन तीनों के बारे में। उसके बाद बात करते हैं अब आपके मनोलैंगिक विकास की, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। यानी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मनोलैंगिक क्रियाएं होती है, जो साइकोसेक्सुअल होता है, ठीक है, जो सेक्सी क्रियाएं बच्चा करता है, उससे उसको जो प्लेजर मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से उसको प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो सुख मिलता है उसको, सेक्स का सुख मिलता है जिस तरीके से, उसको वो जन्म के बाद से ही मिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए जन्म के बाद से यानी इन्फेंसी से ही उसको कैसे मिलना शुरू हो जाता है, उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इसकी 5 स्टेज होती है और पांचों के बारे में आपको जानना जरूरी है। आपके टेट के एग्जाम में भी आता है और सीटेट के एग्जाम में भी आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मनोलैंगिक विकास के ऊपर भी बात करते हैं एक एक करके। हालांकि इस विकास की आलोचना भी हुई थी, केटी साइज भी इसको करा था, जो आपके सिगमंड फ्राइड की इसको मनोलैंगिक विकास है, बट हमारे एग्जाम में नहीं आना वो, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे वरना डिटेल में बेफालतू की बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक, अब देखिए मनोलैंगिक विकास के ऊपर बात करेंगे एक एक स्टेज के ऊपर कि बच्चा किस तरीके से जो प्लेजर को प्राप्त करता है, जो सेक्सुअल प्लेजर होता है उसको किस तरीके से एक एक करके प्राप्त करता है जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है। देखिए पहली स्टेज जो होती है वो पहली स्टेज होती है आपकी ओरल स्टेज। ठीक है, पहली स्टेज होती है वो होती है आपकी ओरल स्टेज, जब बच्चा होता है आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का। अब देखिए कभी भी आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में तो ये टाइम पीरियड कभी नहीं आएगा, कंफर्म मेरे से लिखवा के ले लो आप लोग, ये टाइम पीरियड इसका कभी नहीं आएगा। टेट के एग्जाम में भी बहुत रेयरली चांस होता है कभी आपका टाइम पीरियड पूछ ले, क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर बहुत घमासान मचा हुआ है इसके अंदर। दुनिया भर की मैंने जैसे का भी निष्कर्ष देखा है या फिर पेपर भी देखे हैं, कहीं पर जन्म से लेके 1 साल भी दिया हुआ है, कहीं पर जन्म से लेके 1.5 साल भी दिया हुआ है, कहीं पर जन्म से लेके 2 साल भी दिया हुआ है। अब किस किस को माने, किसी पेपर का आंसर कुछ हो रहा है, किसी पेपर का कुछ हो रहा है, बट आप लोग जन्म से लेके 2 साल को लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर 2 ना दिखे तो 1 लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो टाइम पीरियड वैसे कभी नहीं आएगा और सीटेट में तो आना ही नहीं है कभी। ठीक, लेकिन आपको ध्यान रखना है, तभी आपको पता लगेगा कि जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है तब वो जो सेक्सुअली प्लेजर है उसको कैसे प्राप्त करता है, वो उसको कैसे मिलता है। देखो इसमें बच्चों को जो सेक्सुअली प्लेजर मिलता है, जैसे नाम से पता चल रहा है ओरल स्टेज, वो बच्चा मुंह से प्राप्त करता है। मुंह से प्राप्त कैसे करता है, अपने होठ से मिलता है उसको, अपने जीभ से मिलता है। अब देखो छोटा बच्चा जब जो होता है 2 साल तक का बच्चा होता है, आपने देखा है वो अंगूठा बहुत चूसता है, आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने अंगूठा चूसा होगा, तो अंगूठा चूस कर वो उस सेक्सुअली प्लेजर को फील करता है। ठीक है, तो अंगूठा चूस कर करता है। छोटा बच्चा जो दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी जो उस सेक्सुअली प्लेजर को प्राप्त करता है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो माँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, तो वो आगे जाकर बच्चे के लिए इतना नुकसानदेह है, मतलब यहाँ पर बताया नहीं सकता, उसके आगे जाके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्तनपान मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी ओरल स्टेज है जिसमें बच्चा 2 साल तक का होता है, उसमें बच्चा जो प्लेजर प्राप्त करता है वो करता है अपने होठ से, करता है जीभ से, करता है जैसे मैंने बताया अंगूठा चूस लेगा या ब्रेस्ट फीडिंग कर लेगा, ये होता है आपका ओरल स्टेज के अंदर बच्चा इसको अपना प्राप्त करता है। ठीक, दूसरी जो स्टेज होती है जो बच्चा प्लेजर प्राप्त करता है वो होती है आपकी एनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा 2 साल से लेकर लगभग आपका 3 साल तक का होता है। इसमें बच्चा कैसे करता है, इसमें बच्चा टॉयलेट जाकर करता है। ठीक है, टॉयलेट जाकर, जिसमें बच्चा फ्रेश होकर यानी मल त्याग करके करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए आप में से भी शायद बहुत बच्चे ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है, या पर अपना मल त्याग कर रहे हैं, तो करते नहीं है, रोक लेते हैं उसको, तो रोक कर उनको आनंद मिलता है, मतलब उनको प्लेजर सा फील होता है, और काफी टाइम तक रोके रखते हैं, बहुत कई कई घंटे तक भी रोक कर रख जाते हैं, तो उनको एक सुख सा मिलता है, एक प्लेजर सा मिलता है। ठीक है, तो ऐसा वो आप जानकर करते हैं ताकि उनको एक प्लेजर मिल सके। ठीक है, तो ऐसा बच्चा करता है 2 साल से लेके जब वो 3 साल तक का बच्चा होता है। ठीक, तो ये होता है आपका एनल स्टेज के अंदर होता है। ठीक, उसके बाद तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है आपकी फेलिक स्टेज। तीसरी स्टेज कौन सी होती है, फेलिक स्टेज। अब देखिए इस स्टेज के अंदर क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है और टेट के एग्जाम में भी काफी देखने को मिलता है। अब जो आपकी फेलिक स्टेज होती है इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखना जरूरी है। एक तो ये जो इसमें बच्चों का जो सेंटर है, जो उनका प्लेजर है, एक तो उनके जननांगों पर आ जाता है, मतलब जो उनके प्राइवेट पार्ट्स है उनको बच्चा अपना टच करता है। और दूसरी बात, इसमें 2 कंसेप्ट आपके आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी ओडिपस ग्रंथि, और एक आ जाता है आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि। मतलब यहां पर बच्चा अपने अपोजिट जो जेंडर होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लड़का जो होता है अपनी मां की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की जो होती है वो अपने पिताजी की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये नेचुरली है। ठीक है, अब इसके ऊपर विवाद भी बहुत हुआ था, इसके बाद जो है सिगमंड फ्राइड के इस कंसेप्ट के इसकी क्रिटिसाइज यानी आलोचना भी हुई थी। अब हमको पढ़नी नहीं, हमारे एग्जाम में थोड़ी आएगी, ठीक है, वरना डिटेल में वीडियो बन जाएगी। अब देखिए जो ओडिपस और आपकी जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, अब ये होती क्या है, मैंने आपको बता दिया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें जो लड़का होता है ना, वो अपनी मां से ज्यादा प्यार करता है। किससे प्यार करता है, वो अपनी मां से ज्यादा प्यार करता है, पिताजी से कम करता है। आप लोग अपने घर में देख ही सकते हो, जो लड़का होगा वो अपनी मां से ज्यादा प्यार करेगा और पिताजी से प्यार कम करेगा। हालांकि हमारी फैमिली के अंदर, मतलब इंडियन फैमिली के अंदर जो पिताजी है उस बात को ज्यादा समझ नहीं पाते। ठीक है, वो सोचते हैं हमारी बात ज्यादा नहीं मानना, ये तो अपनी माँ का ज्यादा लाडला है, अपनी माँ का गुलाम है, इस तरीके से डायलॉग मारते रहते हैं, बट ये नेचुरली है। ठीक है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो लड़की होती है वो अपने
पिताजी से ज्यादा प्यार करती है, ठीक है। वो चाहती है कि जो मेरी शादी हो तो मेरी शादी में भी जो मेरा मुझको दूल्हा मिले वो मेरे पिताजी जैसा हो, क्योंकि जो प्यार उसके पिताजी करते हैं ऐसा प्यार उसको कोई नहीं कर सकता, तो अपने पिताजी जैसा दूल्हा मांगती है। तो ये मतलब नेचुरल है। और पता है इसकी शुरुआत क्या हुई थी? इसकी एक बड़ी फेमस कहानी है। एक मतलब राजकुमार था ओडिपस नाम का, इसको अपनी माता से प्यार हो गया, मतलब अपनी माँ से प्यार हो गया था। तो अपनी माँ से प्यार के चक्कर में इसने अपने पिताजी को ही मार दिया, अपनी माँ से शादी कर ली थी, ठीक है। तो ये ओडिपस नाम के इसने ये वाला काम करा था। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रा नाम की एक मतलब राजकुमारी थी, इसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी माँ को मार दिया था और अपने पिताजी से शादी कर ली थी, ठीक है। तो इस तरीके की एक कहानी थी। इनके बेस के ऊपर यहां से इसने एक कंसेप्ट निकाला था कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो देखो कहीं ना कहीं तो ये कंसेप्ट मतलब बहुत फिट बैठता है, बट सब जगह फिट नहीं बैठता। और यहां पर इस सिद्धांत की एक आलोचना ये भी हुई थी कि जो आपके ये सिगमंड फ्राइड है, तो जब ये यहाँ पर साइकोसेक्सुअल आपका कंसेप्ट दे रही है तो बच्चों पर तो इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। जब बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं इन्होंने कुछ, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल सही है? तो बहुत विवाद हुए थे इस थ्योरी के ऊपर, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो आपको ये दो कंसेप्ट समझने जरूरी है, क्योंकि आपके सीटेट और टेट में ये बहुत पूछे जाते हैं आपके इसके अंदर, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और आपके इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा कमेंट में बताओ क्या कोई ऐसा है, मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगे, जिसमें जो बच्चा होता है अपने पापा से प्यार करता है और जो लड़की जो होती है अपनी माँ से प्यार करती है, ठीक है। ऐसे बहुत कम मिलेंगे, वरना सेम अपोजिट के आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके अगली स्टेज के ऊपर। अगली स्टेज क्या कहती है? अगली स्टेज आपकी लेटेंसी पीरियड, जो होता है आपका लगभग 5 साल से लेकर 12 साल तक का। इसमें क्या होता है, जो आपकी सेक्सुअली जो आपकी प्रोसेस है, काम क्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है। अब बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा उसको बिल्कुल ही बंद कर देता है, मतलब बंद होने का मतलब यह है कि बच्चा उसको दमन कर लेता है, अपने अंदर कहीं ना कहीं छुपा लेता है, और छुपाने के बाद अपना दूसरे काम में लग जाता है, गेम्स खेलना शुरू कर देता है, स्कूल में जाना शुरू कर देता है और दूसरे काम में शुरू कर देता है। बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो दूसरा जेंडर होता है उसके बारे में जरूर सोच रहा होता है। जैसे लड़का है तो जरूर लड़की के बारे में सोच रहा होता है, या लड़की जो होती है लड़के के बारे में सोच रही होती है, बट उसको बंद कर देता है ताकि मतलब उसके बारे में कोई दूसरा कुछ और ना सोचे। और सेम जेंडर के साथ रहना ज्यादा शुरू कर देता है, ठीक है। लड़का लड़के के साथ ज्यादा रहना शुरू करेगा और लड़की लड़के के साथ रहना ज्यादा शुरू करेगी, ठीक है। हाँ सर मैं तो पापा की परी हूँ, हाँ मैंने पहले ही कहा था पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ सारे देखने को मिलेंगे यहीं पर, ठीक है। मम्मी के मगरमच्छ सारे देखने को मिलेंगे यहीं पर, ठीक है। तो ये वाली बात होगी इसके अंदर। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है जिनाइटल स्टेज आपकी, जो लगभग 12 साल से लेकर 18 साल तक की होती है, यानी एडोलसेंस वाली स्टेज होती है। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें देखने को मिलता है आपका विषम लैंगिक प्रेम। विषम लैंगिक प्रेम मतलब जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और फीमेल जो होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो विषम लैंगिक प्रेम आपका देखने को मिलता है जिनाइटल स्टेज में। अच्छा एक और देखने को मिलता है आपका समलैंगिक प्रेम भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। जो आपका एक और नया देखने को मिलता है समलैंगिक प्रेम, यानी कि आपका ट्रांसजेंडर प्रेम, मतलब जो बॉय बॉय की तरफ और फीमेल फीमेल की तरफ, तो ये भी आपका इसी के अंदर देखने को मिलता है। तो जो आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी थी जिसकी 5 स्टेज थी, तो पांचों मैंने आपको बता दी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या होगा सर ये करीना कपूर यहाँ पर कहां से आ गए? देखो करीना कपूर के ऊपर बड़ा विवाद है, मतलब करीना कपूर के ऊपर विवाद नहीं है। एक इसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है नार्सिसिज्म, जो मतलब काफी पूछा गया है, सीटेट के अंदर भी कभी देखने को मिला है और टेट एग्जाम में भी। अब नार्सिसिज्म के ऊपर विवाद ये है, जैसे मैंने भी बहुत जगह देखा है इसके ऊपर, कि नार्सिसिज्म को कभी तो शैशवावस्था में दिया हुआ है, कभी इसको किशोरावस्था में दिया हुआ है, एडोलसेंस में दिया हुआ है। अब पहले तो समझिए नार्सिसिज्म होता क्या है। अब नार्सिसिज्म एक आदमी थे, उन्हीं के ऊपर इसका नाम पड़ा है नार्सिसिज्म। अब इन्होंने एक तालाब में अपने मतलब पानी वानी पी रहे होंगे, मुंह धो रहे होंगे, अपनी फोटो देख ली, और फोटो देखने के बाद अपनी छवि देखने के बाद कहा अरे वाह यार, मतलब तू कितना सुंदर है यार, तेरे से बढ़िया तो कोई है नहीं। तो अपने आप से इन्हें बहुत प्यार हो गया, क्या हो गया, अपने आप से बहुत प्यार हो गया कि तेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, सौ मोह, अपने से क्या हो गया, मोह हो गया इन्हें। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा नार्सिज्म। जैसे वो जब वी मेट वाली करीना कपूर कहती है कि मतलब तू कितनी अच्छी है, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब इसके अंदर विवाद ये है कि ये आपका शैशवावस्था में ज्यादा पाया जाता है या किशोरावस्था में पाया जाता है। बट मेरे ख्याल से आज तक इसका ये नहीं पूछा गया कि किस स्टेज के अंदर पाया जाता है। बस आप इसको ये याद रख लेना नार्सिसिज्म को, समूह को, कि इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज्यादा प्यार करने लग जाता है। इतना जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। डीप में आज तक मैंने शायद किसी एग्जाम में नहीं देखा है, ठीक। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे बताइए। अब उसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आता है आपके सीटेट वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, जो आपके सिगमेंट फाइट से रिलेटेड है, आपका एडजस्टमेंट। यहां से आपके सीटेट के एग्जाम में चीजें देखने को मिलती है। एडजस्टमेंट हो गया है, जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह होती है, इनके बारे में चीजें आपको देखने को मिलती है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं और आपको बड़ा मजा आएगा इनके बारे में पढ़ने में, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। 15 को आ रहा है सीटेट में भी, भाई मेरे पास इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट सीटेट का आपका जल्दी आएगा। अभी 15 वाली बात मुझे नहीं पता कब से कब तक क्या आएगी। देखिए आगे पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। अब देखिए एडजस्टमेंट आपने नाम ही सुन रहा है,
सुना हुआ है इसका, इंडिया में फेमस एडजस्टमेंट होना, कहीं भी कोई भी किसी जगह एडजस्टमेंट कर लेता है। एडजस्टमेंट का मतलब सिंपल सा समझिए कि परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, किसके, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वो कहलाता है एडजस्टमेंट, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, ये होता है आपका एडजस्टमेंट। वो कैसे, अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल आपको समझना है, सीटेट में बहुत आता है ये एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना। अब जैसे यूपी पीईटी का एग्जाम आपका, ठीक है, यूपी पैट का आपका एग्जाम है। अब यूपी पैट के एग्जाम में बहुत से बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, रेल के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं, और रेल खचाखच भरी पड़ी है। अब मान लीजिए रेल खचाखच भरी पड़ी है, अब यहाँ पर बच्चे क्या काम कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा इधर हो जा, भाई थोड़ा सा इधर हो जा। अब एक सीट पर मान लीजिए 5 बैठ सकते हैं, उसी सीट पर क्या है 10-10 बैठे हुए हैं, भाई थोड़ी सी सीट दे दे मुझे, थोड़ा सा इधर एडजस्ट करा दे बस। परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थिति किसकी बनी हुई है, यूपी पैट की परिस्थिति बनी हुई है। अपने आप को ढाल लेना, इतनी सी जगह पर भी बैठ गए, क्योंकि बैठेंगे नहीं, इतना लंबा सफर कैसे कटेगा, वही कहलाता है आपका समायोजन, ताकि अपनी आवश्यकताओं को, आवश्यकता क्या है, इतने लंबे सफर को काटना, उसको संतुष्ट किया जा सके, तो यही क्या कहलाता है, आपका एडजस्टमेंट कहलाता है। आप लोग समझ गए एडजस्टमेंट क्या कहलाता है। उसके बावजूद भी बच्चे के घर से कॉल आता है, तो बच्चा क्या कहता है कि मम्मी मुझे सीट मिल गई और मैं आराम से बैठकर पेपर देने जा रहा हूँ, झूठ बोलता है बच्चा, ठीक है। तो ये चीज हमारे देश में अंदर देखो कितना देखने को मिली, आई होप आप लोग भी ऐसा काम करते होंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आप लोग समझ रहे हो किस तरीके से आदमी एडजस्टमेंट करता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आप लोग समझ गए। उसी के अलावा इसका दूसरा भाई मिलता है, जो इसका अपोजिट है, माल एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन का अपोजिट आपका कुसमायोजन। वहां पर तो आदमी क्या काम कर लेता है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, बट यहां पर परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता। यदि कोई व्यक्ति वातावरण के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, ठीक है, यानी पूर्ति नहीं कर पाता, तो क्या कहलाएगा, आपका कुसमायोजन, यानी सेम उसका अपोजिट। अब देखिए जो आपका माल एडजस्टमेंट है, यानी कुसमायोजन है, जहां पर उसने अपने आप को ढाला नहीं, तो उसका क्या फैक्टर होते हैं, उसके बारे में जानिए। उसके बारे में जानना जरूरी है, यहां से आपका सीटेट में देखने को मिलता है। पहला होता है तनाव, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों में से शायद कोई होगा जो इससे ना गुजर रहा होगा। तनाव, जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप काम नहीं कर पाता, तो वह क्या काम किस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको, या आप लोग जानते हो इसके बारे में, सब लोग जानते हो। दूसरा होता है दबाव, कंप्रेशन। दबाव कब आता है, कंपटीशन की वजह से, कि ये देख फलाने का लड़के की जॉब लग गई, तेरी कब लगेगी, तो कब आएगा, कंपटीशन की वजह से दबाव आएगा। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति कब आ जाता है, फिर दबाव में आ जाता है, कि सबकी जॉब लग गई, सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तेरा कब आ जाएगा, तो आदमी फिर दबाव में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन, ये सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा इनमें से जो पूछा गया है वो आपका कुंठा पूछा गया है। तो सीटेट में सबसे ज्यादा है, पता नहीं इसी को क्यों पूछता है कुंठा को, और खासकर सीटेट के पेपर सेकंड में इसको पूछा जाता है, ठीक है, जो आपका सीडीपी का पेपर सेकंड वाला सेक्शन आता है। तो देखिए कुंठा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, ये आप लोग हो चुके हो। फ्रस्ट्रेशन होता है कि किसी भी इच्छा में, कोई भी मान लीजिए आपकी इच्छा है, अगर उसमें कोई बाधा आ गई, तो बाधा आने से उसकी उम्मीदें जब खत्म हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, आपकी कुंठा कहते हैं। अच्छा, इससे पहले सीडीपी की क्लास हुई थी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कि मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है, मान लीजिए आपको किसी से शादी करनी है, ठीक, अब उसकी शादी में बाधा आ गई, शादी में मान लीजिए किसी लड़की का जो पिताजी है, किसी लड़की का पिताजी या बापू जी है, वो मना कर रहा है, नहीं भाई मुझे नहीं करानी इससे शादी वादी, ठीक है, इस लड़के से, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी घूम रहा है, ठीक है। तो जो बाधा आ गई, बाधा आने के बाद उस लड़के की खत्म, उम्मीद खत्म होगी, तो ये क्या हो जाएगी, लड़का किस में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। फिर तो ये क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा हो जाएगी। अगर किसी की उम्मीद में बाधा आ जाएगी, तो वो क्या हो जाता है, आपका कुंठा, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। ध्यान रख लेना, सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है आपका कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन, और पेपर सेकंड तो ज्यादा रख लेना, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि द्वंद। द्वंद का मतलब होता है जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति के अंदर द्वंद उत्पन्न होता है। वो कैसे हो जाता है, अब मान लो यहाँ पर लड़की के पिताजी ने मना कर दी, भग जा यहाँ से, तेरे बस की नहीं है, ठीक है, हम नहीं कराएंगे अपनी लड़की की शादी, ठीक है। अब लड़की के सामने ऑप्शन रख दिया कि एक तरफ तो उसका प्यार है, ठीक है, जो बेचारा फटीचर हालत में है, 10,000 की तनख्वाह पर काम कर रहा है, और घर बार कुछ नहीं है ज्यादा है, और ज्यादा अमीर भी नहीं है, बस उसका लड़की का प्यार है। और दूसरी तरफ बुढ़ऊ ने ढूंढ कर रख दिया आईएएस लड़का, तो बुढ़ऊ गेम चल गया भाई यहाँ पर, तो आईएएस लड़का ढूंढ दिया। अब लड़की किसका शिकार हो गई, लड़की कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद में फंस गई, यार एक तरफ तो मेरा प्यार है, पर बेचारा फटीचर है, 10,000 कमाता है बस, और दूसरी तरफ आईएएस लड़का है, अब मैं किसको सेलेक्ट करूं। तो यहाँ पर एक ही समय में दो शक्तियां जागृत होगी, मतलब दो दुविधाओं में यहाँ पर फंस गई लड़कियां, कि अब मैं दोनों में से किसे करूं, एक तरफ आईएएस, पैसा भी है, पावर भी है, दूसरी तरफ मेरा फटीचर, मेरा जो है बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पर बुढ़ाऊ गेम खेल गया, अब उन दोनों में से किसी ना किसी को उसको लेना है। तो यही होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट, होता है जब एक समय में दो शक्तियां जागृत हो जाए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इस पॉइंट को। तो कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों आपके माल एडजस्टमेंट के दो तत्व होते हैं, जो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अब आगे हम पॉइंट आपके डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर आगे, आपकी रक्षात्मक युक्तियों के ऊपर आगे, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं आगे। आईएएस को लोगे, ठीक है, देखो यार ये पोल खुल रही है, आईएएस आ गए, ठीक है। देख लो भाई, 10-10 हजार वाले आपका हाल देख लो यहाँ पर क्या होगा। हाँ, फटीचर सही है, सही, चलो भाई फटीचर भी आए। चलो अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की, ठीक, रक्षात्मक युक्तियों की बात करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो इसको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षात्मक युक्तियां क्या होती है, ठीक। और ये जो चीजें होती है ना, इनको अप्लाई करा करो, रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करो। देखो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है,
यानी रक्षात्मक युक्तियां, नाम से पता चल रहा है रक्षात्मक यानी कि सुरक्षा युक्तियां, सुरक्षा देने वाली जो युक्तियां होती है, ये ऐसी युक्तियां होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता को, अपनी कमियों को, उनसे मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी, ठीक है, एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। वो होती है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म होती है। वो कैसे होती है वो आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कोई लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, किसकी तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा दिया नहीं हुआ, तीसरा दिया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यूपीएस नहीं बना, मान लीजिए लेखपाल बन गया, ठीक है, छोड़ो मान लो लेखपाल बन गया, तो वो क्या काम करेगा, अरे छोड़ यार आईएएस आईपीएस नहीं बना, कोई बात नहीं, लेखपाल तो बन गया। या मान लीजिए वो लड़का गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है या लड़की गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती है और बाई चांस गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाई तो प्राइवेट टीचर बन गई। तो प्राइवेट टीचर बनने के बाद उसने क्या काम कहा यार मुझे तो टीचर बनना था, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट नहीं बन पाया तो मैं प्राइवेट टीचर बन गया। तो उसने जो उसकी चिंता थी, जो उसकी कमियां थी, उससे मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच बना लिया कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट नहीं बन पाई तो प्राइवेट बन गई। तो यहाँ पर उसने अस्थायी कवच बना लिया, एक उससे चिंता से छुट्टी पाने के लिए अपने आप को यहाँ पर क्या काम कर लिया, सुरक्षा प्रदान कर दी। यही आपका डिफेंस मैकेनिज्म होती है। कहते हैं ना बहुत बार हम कि यार मैं तो आप जानकर नहीं करा ये वाला काम, वरना तो ये वाला काम ना कर जाता इस काम को, ठीक है। तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये आपका, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वो दो प्रकार की होती है। जिन दो प्रकार की होती है उनमें से एक के बारे में पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक तो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, ये आपके एग्जाम में नहीं आती, ठीक है। बस इतना जान लो कि तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष विधि वे है जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। और एक आपकी अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड, ये है आपकी बड़ी महत्वपूर्ण, कि तनाव को यानी स्ट्रेस को कम करने के वे अप्रत्यक्ष उपाय जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है, इनके बारे में पढ़ना है अब आपको डिटेल में। यहां से बनता है अब क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन सी वो आपकी इनडायरेक्ट मेथड है जिनको आदमी अपनाता है। पहला आपका रेशनलाइजेशन यानी कि तर्क संगति। अब देखो इसमें क्या काम करता है आदमी, इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रियाओं का सहारा लेता है। अब मान लीजिए कोई आदमी आप में से भगवान न करे कोई सीटेट का एग्जाम में फेल हो गया। अब उसके घर वालों ने पूछी सीटेट का एग्जाम फेल क्यों होगा, पता है क्या कहेगा, पापा सीटेट का सिलेबस ही चेंज हो गया था, एम टाइम पर मुझे पता चला। और पापा एक बात और आपको बताऊं, पापा सचिन सर ने सही नहीं पढ़ाया, क्लास में सब गलत पढ़ा दिया। और एक बात और बताऊं, उनके नोट्स तो बेकार ही निकल गए, उनसे मैं फेल ही हो गया। तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा अगर किसी ने भी उल्टी सीधी बात कह दी, ठीक है। आज तक का रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं हुआ अगर किसी ने वाला काम कर दी। तो देख रहे हो अपनी चिंताओं से, अपनी कमियों से, ये तो नहीं बताया कि मैं खुद कुछ नहीं पढ़ा, नोट्स ऐसे रखे हैं ना, क्लास देखता था, पूरे टाइम कमेंट में लगा रहता था उल्टी सीधी चीजों में। तो अपनी चिंताओं में, अपनी कमियों से छुटकारा पाने के लिए झूठे प्रतिक्रियाओं का, झूठे तर्कों का सहारा लिया, ठीक है, और सारा ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया। तो ये होता है आपका रेशनलाइजेशन यानी तर्क संगति, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट को समझ गए, देख लूंगा अगर किसी ने ऐसा एक ने भी बोल दिया। अगला बोला जाता है आपका दमन। इन दोनों को एक साथ पढ़ो, दमन और समन। इन दोनों के अंदर बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रिप्रेशन और सप्रेशन के अंदर, यानी कि दमन और समन के अंदर। देखो ध्यान से समझना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा दमन और समन। इसमें जो व्यक्ति की जो यादें होती है, जो चाहे मान लीजिए कष्टदायक यादें हो या चाहे उनके विचार हो या भावनाएं हो, वो अचेतन मन में चली जाती है टाइम के साथ, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो उसके माइंड के अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, यानी कि अचेतन माइंड में चली जाती है। बट इसमें जितनी भी ये यादें होती है, विचार होती है, भावनाएं होती है, वो फोर्सफुली उसके अचेतन मन में चली जाती है, ठीक है, या उनको जबरदस्ती वो भुला देता है। आप लोग समझ रहे हो थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस। यहाँ पर वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी, यहाँ पर वो उसको फोर्सफुली बुला देता है। उसको देखो एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, थोड़ा समझ में सही आएगा। मान लो कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है और कोई लड़की है, ठीक है, और दोनों आपस में मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो दोनों इस तरीके से है। अब दोनों की आपस में क्या काम हो गया, दोनों की इनकी आपस में किसी की शादी पक्की हो गई। तो शादी पक्की हो गई, तो शादी पक्की होने के बाद इन्होंने कहा कि भाई हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी और हमारी शादी पक्की हो गई है, और घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब आगे शादी पक्की हो जाएगी और बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोनों ने अपनी सहमति से फैसला करा कि भाई अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, और दोनों आपस में रोते हुए और आगे फैसला करा कि आप अपनी जिंदगी जो, हम अपनी जिंदगी जीते। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपनी यादें थी, विचार थे और भावनाएं थी, वो अपने टाइम के साथ अपने उनके अचेतन मन में यहाँ पर चली गई, अपनी सहमति के साथ चली गई, ठीक है। तो ये हो गई आपका कौन सा दमन कर दिया, उन्होंने अपने विचारों को, सब चीजों को उन्होंने अपना दमन कर दिया। बट यहां पर समन में क्या करा, उन्होंने इन सब चीजों का फोर्सफुली कर दिया। अब यहां पर पता चल गया इनमें से कोई सा एक दूसरे को धोखा दे रहा था। ये यहां पर पता चल गया कोई से की शादी किसी ऐसे ऐसे हो रही थी जहां पर दूसरे को फायदा मिल रहा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, दोनों की हो गई आपस में लड़ाई, और लड़ाई होने के बाद गई तू जा भाड़ में, अब मैं देखूंगा कोई दूसरे को या मैं देखूंगी किसी और दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्सफुली हो रहा है, वहां पर टाइम के साथ यादों को दबाया जा रहा है, यहाँ पर जबरदस्ती दबाया जा रहा है कि भाग अब तो मैं किसी और को देख रहा हूं, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस को समझ लेना। अब बात करते हैं अगले आपकी प्रत्यक्ष विधि के
पॉइंट की, जिसका नाम है कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी को या असफलता को दूसरे क्षेत्र से पूरी करता है, जिसको बोला जाता है कंपनसेशन। जैसे आपकी वो राजकुमार राव की मूवी थी, तो राजकुमार राव बैठ जाता है मंडप के अंदर, ठीक है, और उसकी जो दुल्हन होती है उसको पता चल जाता है उसको जॉब मिल गई, और जॉब मिलने के बाद वो लड़की क्या काम करती है, उसको छोड़कर भाग जाती है। तो जॉब जब उसको भाग जाती है तो राजकुमार राव क्या काम करता है, उसको फोर्सफुली बुलाता है। क्या काम करता है, समन करता है, फोर्सफुली बुलाता है, ठीक है। लेकिन फोर्सफुली ऐसे नहीं बुलाता प्यार की मतलब तू भूल गई, गुस्से में बुलाता है उसको। और उसके बाद क्या काम करता है, आईएएस बनकर फिर उससे बदला लेने आता है। और कौन सा गाना बजाता है कि ठुकरा के मेरा प्यार तो ये मेरा इंतकाम देखेगी। एक क्षेत्र की जो उसकी कमी थी वहां पर उसके बाद कोई बढ़िया जॉब नहीं थी, उसको दूसरे क्षेत्र की कमी में उसने पूरा करा, यानी आईएएस बनकर उसने जवाब दिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई कम लंबाई वाली लड़की है, यानी एक क्षेत्र में कमी है, किसी की हाइट कम है लड़की की, तो उसने ऊंची सैंडल वाली हील्स पहन ली, ठीक है, ऊंची हील वाली सैंडल पहन ली, सॉरी उल्टा बोल गया, तो दूसरे क्षेत्र में उसने कमी पूरी कर दी, तो ये होता है आपका कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति उसने कर दी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपकी अगले के ऊपर। अगला है आपका आइडेंटिफिकेशन, जिसको तादात्म्यकरण यानी कि आत्मीकरण भी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिफिकेशन। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का काम करता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है। सलमान खान ने ऐसा हेयर कट रख लिया जैसे तेरे नाम में रखा था, तो खुद भी तेरे नाम जैसा रखना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे कैटरीना कैफ ने वाला रख दिया है बालों का स्टाइल, लड़कियां भी ऐसे रखना शुरू कर देगी, ठीक है। तो खुद को जैसा व्यक्तित्व ने दिखा और उससे इंप्रेस हो गए, सेम उसी तरीके से खुद भी रखना शुरू कर दिया, तो इसको आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी डिफेंस मैकेनिज्म का एक आपका क्या होती है, एक आपकी युक्ति होती है, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट के ऊपर। अगला आपको क्या कहता है, अगला आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, जब व्यक्ति के जो अपने संवेग होते हैं यानी जो उसके इमोशंस होते हैं और जो उसके थॉट होते हैं यानी विचार होते हैं और जो उसकी इच्छा होती है, उसको व्यक्त करने में जब वो असमर्थ हो जाता है। असमर्थ बहुत सारे रीजन होते हैं असमर्थ होने के। मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं होता, पावर नहीं होते, टाइम नहीं होता या कंडीशन नहीं होती, और वह किसी अन्य पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करके क्या काम करता है, समायोजन स्थापित कर लेता है कि भाई इस पर नहीं उतार सकता मैं, लेकिन इस पर तो उतार सकता हूं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको आपका डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब मान लो ऑफिस के अंदर किसी को बॉस की डांट पड़ेगी किसी आदमी को। अब ऑफिस के अंदर तो बॉस को नहीं बोल सकता कुछ भी। अब ऑफिस के अंदर मान लो बॉस ने खूब अच्छी खासी खरी खोटी सुना दी, तो आदमी क्या काम करेगा, जी सर जी सर जी सर, वहां तो चुपचाप सुनाएगा। अब घर पर आके क्या काम करेगा, घर पर आके वो दादा बन जाएगा, घर पर आके बच्चों को मारेगा, बीवी को मारेगा, खूब सुनाएगा, उल्टा सुधा सुनाएगा, ठीक है। तो वहां का गुस्सा उसने क्या काम कर दिया, घर पर आके उतार दिया, तो इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी जो उसके इमोशंस थे, थॉट थे, विचार थे, इच्छाएं थी, उसको जब वहां पर असमर्थ हो गया व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में, तो उनको कहा उतार दिया, उसको यहाँ पर उतार दिया। आप लोग समझ रहे हो इनको, ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म के आपके इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर आदमी एडजस्टमेंट कर रहा है, समायोजन कर रहा है कि अगर यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ पर करके अपने आप को स्थापित कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। और सेम इसी तरीके से आई होप सब लोग अपने रियल लाइफ में भी करते हैं, आप लोग भी करते हो। तो ये आपका ना सिर्फ आपके पढ़ाई में यूज होता है, ये आपके डेली लाइफ में भी आपका यूज होता है, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे। अगला पढ़ते हैं आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन के बारे में देखिए क्या कहा जाता है। रिग्रेशन में होता है जिसको प्रतिगमन बोला जाता है, जब व्यक्ति कोई तनाव होता है, जब व्यक्ति को कोई तनाव होता है, तो उससे बचने के लिए वो अपने वर्तमान में यानी पास्ट में चला जाता है, और जैसे बच्चा रहता है ना पास्ट में, उस तरीके की हरकत करना शुरू कर देता है। अब मान लो किसको गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के बाद वो बर्तन तोड़ देगा, ठीक है, बर्तन तोड़ने के बाद रोना शुरू कर देगा, तो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा, तो होता है आपका रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो उसके अलावा आपका लास्ट बचा है इसके अंदर आपका सब्लिमेशन, ठीक। लास्ट बचा आपका सब्लिमेशन यानी कि उदात्तीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी उसकी जो अनैतिक इच्छाएं होती है, मान लो व्यक्ति की कुछ भी अनैतिक इच्छा है कि मान लो मुझे इसका मुंह तोड़ना है, इसको गाली देनी है, ठीक है, इसको उठा के पटकना है, या उसकी जो मोटिवेशन होती है वो भी अनैतिक, उनकी संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी का मुंह तोड़ना है, ठीक है, या किसी की टांग तोड़नी है, किसी को उठा के पटकना है, बट समाज के स्वीकृत उद्देश्य के अनुसार करना है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको सब्लिमेशन कहा जाएगा। मान लो कोई बच्चा इस तरीके का है, झगड़ालू बच्चा है इस तरीके का, आई होप आप में से कोई बच्चा रहा होगा या दोस्त यार रहा होगा, तो ऐसे बच्चों को किसी ट्रेनिंग कैंप में भेज दो, ठीक है, वहां पर उसको बॉक्सर बना दो, ठीक है, किक बॉक्सर उसको बना दो कि बेटा यहाँ जाके लड़, जितना लड़ना है उतना लड़, जितना लड़ेगा उतना ज्यादा मेडल लेकर आएगा, क्या पता ओलंपिक में तू हमारा मतलब देश का नाम रोशन कर दे। तो यार समझ रहे हो, इसको सब्लिमेशन कहा जाता है कि उसके जो अनैतिक व्यवहार है ना, उसका जो अनैतिक बिहेवियर है, उसको भी एक राइट डायरेक्शन में समाज के स्वीकृत व्यवहार द्वारा भी उसको सही कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपका पूरा का पूरा सिगमंड फ्राइड की आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मैंने बताया, उसके अलावा आपका मनोलैंगिक विकास बताया, एडजस्टमेंट बताया, और उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म की आपकी थ्योरी बताई। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपका खत्म करा दिया। इतना ही आपको इसके अंदर जानना जरूरी था, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो, एंड जितने भी आपके मतलब ये एग्जाम रहेंगे, मेरे ख्याल से इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, और सीटेट वाले तो बेफिक्र रहना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछे आप लोग, और बाकी कल मिलेंगे 8 बजे इसी टाइम आप लोगों से। अब पूछे क्या क्वेश्चन आपका, एक एक करके।